नमस्कार। आज आपने फिल्म टीम वर्क में देखा कि कैसे टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझने के बाद सारे बच्चों ने अपना टास्क कितनी अच्छी तरह से और जल्दी कंप्लीट किया। इसी तरह हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, जमशेद जी टाटा और धीरू भाई अंबानी जैसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने टीम वर्क का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आज इन्हीं में से एक टीम लीडर, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से हम आपको परिचित कराएंगे। जब लोग एक दूसरे की सोच से तालमेल बिठाकर एक और चलना शुरू करते हैं तो वो रास्ता उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। और इस सब में एक चीज महत्वपूर्ण होती है जो कि सभी लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है, और वो होता है समान लक्ष्य, यानी कि सबका एक ही लक्ष्य, फिर चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, जैसे देश की संपन्नता, देश में सबसे बड़ी कंपनी खोलकर देश को आत्मनिर्भर बनाना, या फिर देश की आजादी के लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए एक फौज बनाना। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1897 के उड़ीसा प्रदेश के कटक से, जब कटक के एक मशहूर वकील के घर उनकी नवी संतान जन्म लेती है और बेटे का नाम प्यार से सुभाष रखा जाता है। क्योंकि सुभाष का परिवार कटक का एक संपन्न परिवार था, इसीलिए उनकी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेशॉव कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए सुभाष को कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज भेजा गया। कॉलेज में सुभाष अपने साथी स्टूडेंट में इतने पॉपुलर थे कि उन्हें क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। एक बार सुभाष अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि एक अंग्रेज प्रोफेसर ने उनके कुछ साथियों को एक छोटी सी बात पर धक्का दे दिया। सुभाष को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुंच गए और प्रिंसिपल से कहा कि इस प्रकरण को लेकर प्रोफेसर को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। और जब प्रिंसिपल भी इस बात के लिए नहीं माने तो सुभाष के नेतृत्व में सारे के सारे छात्र हड़ताल पर बैठ गए। पूरे शहर में ये बात हवा की तरह फैल गई और कई लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। लेकिन फिर भी कॉलेज के प्रिंसिपल ने सुभाष और उनके साथियों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इस घटना के बाद सुभाष के मन में अंग्रेजों की छवि धूमिल होना शुरू हो गई थी। इसके बाद सुभाष ने तय किया कि वो बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हो, लेकिन आंखों की रोशनी कमजोर होने के कारण उन्हें इस परीक्षा में अयोग्य करार दे दिया गया। इधर सुभाष के पिताजी उन्हें एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए भेज दिया। हालांकि उस समय अंग्रेजों के शासन के कारण हम भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो पाना नामुमकिन जैसा था, लेकिन सुभाष ने अपनी मेहनत से सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चाहते तो सारी उम्र सिविल सर्विस करके आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और रास्ता चुना और उसका कारण था देश में बढ़ती हुई ब्रिटिशर्स की राजनीतिक गतिविधियां। हमारे देश में अंग्रेजों का हस्तक्षेप इस कदर बढ़ गया था कि सुभाष ने सिविल सर्विसेज करके अंग्रेजों की गुलामी करने से बेहतर अपने देश की सेवा करना बेहतर समझा और उन्होंने एक जोशीले क्रांतिकारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को देखते हुए 1938 में उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया।
लेकिन उनके विचार गांधीवादी विचार के अनुकूल नहीं थे। इसीलिए उन्होंने स्वयं इस पद को छोड़ दिया। एक तरफ दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। सुभाष का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त हो सकता है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सुभाष को अपना सबसे बड़ा दुश्मन जानकर उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया था। सुभाष चंद्र बोस को किसी भी तरह जेल से निकलना था। जेल में रहते हुए सुभाष ने इस बात को बहुत अच्छे से जान लिया था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हें एक बेहतर टीम की जरूरत है और उस टीम को बनाने के लिए इस जेल से निकलना बहुत जरूरी था। इसलिए सुभाष ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। सुभाष की शारीरिक कमजोरी को देखकर अंग्रेज गवर्नर बहुत घबरा रहा था और अंग्रेजों पर यह आरोप ना लगे कि जेल में सुभाष की मौत हो गई। इसीलिए गवर्नर ने सुभाष को इस मंसूबे से उनके घर भेज दिया कि सेहत सुधरते ही वो सुभाष चंद्र को फिर से गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन किसे पता था कि इसके बाद सुभाष को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि घर पर भी सुभाष को नजरबंद रखा गया था। उनसे मिलने वाले हर आदमी पर नजर रखी जा रही थी। उनके लिखे हर पत्र को डाक खाने में खोलकर पढ़ा जा रहा था। घर के बाहर सादे कपड़ों में अंग्रेज सिपाही हर समय मौजूद रहते थे। लेकिन अंग्रेजों की इस कड़ी चौकसी के बाद भी सुभाष घर से भागने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें अपने देश को आजाद कराने के लिए एक फौज बनाना था, आजाद हिंद फौज। कहते हैं कि सुभाष चंद्र भेष बदलने में इतने माहिर थे कि उनके घर वाले भी उन्हें नहीं पहचान सकते थे। और इस तरह सुभाष कई देशों की यात्रा करते हुए किसी तरह छुपते छुपाते बर्मा तक पहुंच गए और यहाँ नींव रखी गई आजादी की लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी टीम की। सुभाष ने ऐसे लोगों को अपनी इस टीम में जोड़ना शुरू कर दिया जिनका लक्ष्य सुभाष की तरह ही देश को आजाद कराना था। इस फौज को एक सोल्जर्स टीम की तरह हथियारों से लड़ने, गुरिल्ला वार करने में ट्रेन किया गया। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की इस कदर नींद उड़ा रखी थी कि अंग्रेजों को ज्यादा सचेत रहने के चक्कर में हर आदमी में सुभाष का ही चेहरा नजर आने लगा था। एक तरफ तो अंग्रेजों से दूसरे विश्व युद्ध का प्रेशर झेला ही नहीं जा रहा था, उधर हिटलर के बम ब्रिटेन की जमीन हिला रहे थे और दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज उन्हें भारत में भी चैन से जीने नहीं दे रही थी। ऐसे में अंग्रेजों ने पहले अपनी जमीन को बचाना बेहतर समझा और मजबूर होकर भारत से अपनी सैनिकों को वापस बुला लिया, क्योंकि अब अंग्रेजों के लिए एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो देखा आपने सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह एक सिस्टमैटिक टीम वर्क करके सही समय पर अंग्रेजों को किस तरह देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आशा है आप भी अपने काम को टीम वर्क के माध्यम से करेंगे, क्योंकि टीम वर्क काम को सरल और व्यवस्थित बनाता है। तो इसी तरह टीम वर्क करते रहिए और अपने घर, समाज और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद।